सोचो, रात के 12 बज रहे हैं। तुम एक क्वाइट सी गली में चल रहे हो। स्ट्रीट लाइट्स फेंट सी चमक रही हैं, लेकिन उनकी रोशनी ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाती है। तुम्हारे आसपास सिर्फ शैडोज हैं और उनके बीच में तुम्हें लगता है कि सब कुछ फेमिलियर है, पर फिर भी कुछ अजीब। एक ऐसी फीलिंग जैसे दुनिया तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन पूरी तरह सॉलिड नहीं है, जैसे तुम किसी सपने में चल रहे हो। क्वांटम मैकेनिक्स भी कुछ ऐसा ही लगता है। हमारी दुनिया जो दिन के उजाले में बिल्कुल स्टेबल और प्रेडिक्टेबल लगती है, जैसे तुम एक ग्लास उठाओ तो वो ग्लास हमेशा तुम्हारे हाथ में आएगा। तुम सीधे चलोगे तो जमीन तुम्हारे पैर को सपोर्ट करेगी। वो दुनिया असल में अपने सबसे छोटे लेवल पर कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर तुम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जाओ, एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स को देखो, तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस और पैराडॉक्सिस से भरा है। इसलिए मैंने इस जर्नी का नाम रखा है अ मिडनाइट जर्नी थ्रू क्वांटम शैडोज। क्योंकि रात के सन्नाटे में जैसे शैडोज अपने शेप बदलती हैं, वैसे ही क्वांटम दुनिया के रूल्स भी अपने शेप बदलते हैं जब हम उन्हें क्लोजली देखते हैं। अब एक सवाल उठता है, हम इतने श्योर क्यों हैं कि दुनिया सॉलिड है? क्यों हमें लगता है कि हर चीज का एक फिक्स स्ट्रक्चर है? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आंख और दिमाग एक एवरेज रियलिटी को परसीव करते हैं। जैसे एक मूवी देखते वक्त तुम्हें स्क्रीन पर स्मूथ मोशन दिखाई देता है, पर असल में वो एक एक स्टिल इमेजेस की सीरीज होती है। तुम्हारा दिमाग उन स्टिल फ्रेम्स को कनेक्ट करके एक इल्यूजन बनाता है। वैसे ही हमारी फिजिकल दुनिया भी एक इल्यूजन हो सकती है, जो क्वांटम लेवल के रैंडमनेस को एवरेज आउट करके एक स्टेबल सरफेस बना देती है। जरा सोचो, तुम्हारी टेबल, तुम्हारी चेयर, तुम्हारा बॉडी, सब कुछ एटम से बना है। और वो एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके अंदर भी और छोटे क्वांटम पार्टिकल्स। और उनके बिहेवियर का रूल ये है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते। मतलब वो एक जगह होने के साथ साथ दूसरी जगह भी हो सकते हैं। वो एक स्टेट होने के साथ साथ दूसरी स्टेट भी होल्ड कर सकते हैं। सोचो, तुम अपने रूम के एक कोने में बैठकर ये वीडियो सुन रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम एक ही जगह हो, तुम्हारी आइडेंटिटी एक ही है। लेकिन क्वांटम दुनिया तुम्हें यह कहती है कि अगर तुम्हें सबसे छोटे लेवल पर मेजर किया जाए तो तुम सिमल्टेनियसली कई जगह पर हो सकते हो। तुम एक ही वक्त में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होल्ड करते हो। सिर्फ तुम्हारी कॉन्शियसनेस और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन डिसाइड करती है कि तुम अभी किस जगह हो। इस आइडिया को सुनते ही एक अजीब सी शांति भी मिलती है और एक हल्का सा डर भी। शांति इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि रियलिटी काफी फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं। डर इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि हम जो भी नॉर्मल समझते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है। क्वांटम शैडोज एक तरह से उस डुअलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, एक दुनिया जो प्रिडिक्टेबल है और एक दुनिया जो अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे रात के अंधेरे में तुम एक शैडो को देखते हो, वो कभी एक ह्यूमन जैसी लगती है, कभी एक ट्री जैसी। तुम्हें पता है कि असल ऑब्जेक्ट वहां है, पर तुम जो परसीव कर रहे हो वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। वैसे ही क्वांटम रियलिटी कॉन्स्टेंटली शेप शिफ्ट करती है। यहां एक और थॉट प्रोवोकिंग एनालॉजी सोचो। तुम एक समुद्र के किनारे बैठे हो और तुम्हें लगता है कि पानी एक स्मूथ और एंडलेस शीट है, पर अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डाइव करो तो तुम्हें हर एक ड्रॉप के अंदर टर्बुलेंस, केओस और अनप्रेडिक्टेबल मोशन मिलेगा। समुद्र सरफेस पर काम लगता है, पर अंदर से वो एक रेस्टलेस सिस्टम है। रियलिटी भी वैसी ही है। हम जो दुनिया देखते हैं वो एक काम सरफेस है, पर अंदर से एट द क्वांटम लेवल वो एक रेस्टलेस और मिस्टीरियस समुद्र है। यही कारण है कि साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स दोनों के लिए क्वांटम मैकेनिक्स एक मिडनाइट का रास्ता बन गया है। दिन के उजाले में हमारी दुनिया क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स फॉलो करती है। न्यूटन का मोशन, आइंस्टाइन का रिलेटिविटी, ग्रेविटी और फोर्स के रूल्स। पर जैसे ही रात होती है और हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया में उतरते हैं, ये रूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और एक नए सेट ऑफ रूल्स इमर्ज करते हैं। क्वांटम शैडोज का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट यह है कि ये हमसे एक कांस्टेंट क्वेश्चन पूछती हैं, रियलिटी क्या है? अगर एक पार्टिकल एक साथ दो जगह हो सकता है, अगर एक इवेंट तभी होता है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर रियलिटी इंडिपेंडेंट है या सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब उसे कोई कॉन्शियस माइंड एक्सपीरियंस करता है? टेक अनदर मोमेंट टू ब्रीथ एंड इमेजिन दिस। तुम एक डार्क रूम में हो, एक कैंडल जली है
और उसकी लाइट से एक शैडो वॉल पर पड़ रही है। तुम्हें लगता है शैडो रियल है, पर असल में वो सिर्फ कैंडल और ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन का एक इल्यूजन है। अगर कैंडल बुझ जाए, शैडो गायब हो जाएगी। शायद हमारी दुनिया भी उसी तरह की एक शैडो है जो क्वांटम लाइट के जलने से एग्जिस्ट करती है। और अगर वो क्वांटम फ्लेम बुझ जाए तो क्या होगा? यही रीजन है कि क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ एक साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल जर्नी है। ये हमें अपने अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी और अपने परसेप्शन के बारे में सवाल करने पर मजबूर करती है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुनिया एक सॉलिड फाउंडेशन पर बनी है, क्वांटम शेडोज तुम्हें कहती हैं कि फाउंडेशन खुद ही कॉन्स्टेंटली हिल रहा है। और शायद इसी में एक हिडन पीस भी है, क्योंकि अगर सब कुछ फिक्स्ड होता, प्री डिटर्मिन्ड होता, तो हमारी जर्नी का कोई डेप्थ नहीं होता। लेकिन अगर सब कुछ हो जाए तो हमारी जर्नी का कोई डेप्थ नहीं होता। अस्पष्ट है तो हर एक मोमेंट इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का एक ब्लेंड है। मतलब तुम्हारी जिंदगी एक स्क्रिप्ट नहीं है जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, बल्कि एक प्ले है जो तुम खुद स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो और तुम्हें खुद नहीं पता कि अगला स्टेप क्या होगा। इस अनसर्टेनिटी में ही एक अजीब सा सुकून छुपा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब है कि कुछ भी पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटीज के बिना लाइफ सिर्फ एक लूप बन जाती। अब रात और गहरी हो रही है। तुम क्वांटम शैडोज के पहले स्टेप पर कदम रख चुके हो। तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया थोड़ी शेकी है, जैसे जमीन के नीचे एक हिडन पल्स चल रही हो, पर अभी हमने सिर्फ दरवाजा खोला है। अगला स्टेप हमें ले जाएगा उस शैडो के अंदर, जहां एक और भी अजीब रूल काम करता है, सुपरपोजिशन। और ये वो स्टेज है जहां एक पार्टिकल एक साथ मल्टीपल जगह हो सकता है, मल्टीपल स्टेट्स होल्ड कर सकता है, जहां एक बिल्ली एक ही वक्त में जिंदा भी है और मरी हुई भी। अपना सांस धीरे करो और तैयार हो जाओ। मध्य रात्रि यात्रा अभी बस शुरू हुई है। क्वांटम शेड्स अभी और गहरी होने वाली हैं। सोचो, तुम एक अंधेरी रात में अपने कमरे के अंदर बैठे हो। फैन की हल्की घूमती आवाज है। बाहर से कभी कभी एक डिस्टेंट डॉग बाग सुनाई देता है, और तुम्हारे सामने एक छोटी सी कैंडल जली है। कैंडल का फ्लेम हिलता है और उसकी वजह से वॉल पे शैडोज मूव करती हैं। कभी लगता है शैडो एक शेप बना रही है, कभी वो डिसॉल्व हो जाती है। तुम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, लेकिन उस पॉइंट की स्टेबिलिटी तुम्हारी आंखों के देखते देखते चेंज हो जाती है। यही फील सुपरपोजिशन का है, क्वांटम दुनिया का एक सबसे हॉन्टिंग और पोएटिक प्रिंसिपल। एक पार्टिकल एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स होल्ड करता है, जैसे वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि वो एक्चुअली क्या है। जैसे कोई सिंगर एक ही वक्त में दो अलग सुर गाए जा रहा हो और तुम्हें वो दोनों एक साथ सुनाई भी दे रहे हो। सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है श्रोडिंगर्स कैट। तुमने शायद सुना होगा। इमेजिन करो एक बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक कैट है, उसके साथ एक रेडियो एक्टिव एटम है, एक गाइगर काउंटर है और एक पॉइजन वायल है। अगर रेडियो एक्टिव एटम डिके करता है तो गाइगर काउंटर एक्टिवेट होगा, वायल टूटेगी और कैट मर जाएगी। अगर एटम डिके नहीं करता तो कैट जिंदा रहेगी। क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के हिसाब से जब तक तुम बॉक्स खोलकर देखते नहीं हो, कैट एक ही वक्त में दोनों स्टेट्स में होती है, जिंदा भी और मरी हुई भी। अब सोचो, यह सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, पर इसका मतलब कितना हॉन्टिंग है। मतलब रियलिटी अपने आप में डिसाइड नहीं करती कि क्या हो रहा है। रियलिटी दोनों पॉसिबिलिटीज को एक साथ कैरी करती है। सिर्फ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा एक सिंपल ग्लांस डिसाइड करता है कि कैट एक्चुअली किस स्टेट में है। टेक अ स्लो ब्रेथ एंड रिफ्लेक्ट। अगर एक छोटी सी कैट की रियलिटी तुम्हारी आंखों से डिपेंडेंट है, तो तुम्हारी अपनी रियलिटी कितनी फ्रैजाइल है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी डेस्टिनी, क्या ये सब भी एक सुपरपोजिशन में होते हैं जब तक तुम उन्हें ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। सुपरपोजिशन के बारे में एक और एनालॉजी सोचो। तुम एक कॉइन को हवा में उछालते हो। जब तक वो कॉइन हवा में स्पिन हो रहा है, वो सिमल्टेनियसली हेड्स भी है और टेल्स भी। तुम उसे एक स्पेसिफिक स्टेट तभी असाइन करते हो जब वो तुम्हारे हाथ में आ गिरता है और तुम उसे देख लेते हो। लेकिन डिफरेंस ये है कि कॉइन एक क्लासिकल सिस्टम है, उसके लिए तुम्हें पता है कि वो एक ही आउटकम पे लैंड करेगा। क्वांटम कॉइन के केस में वो आउटकम तभी डिफाइन होता है जब तुम उसे मेजर करते हो। उससे पहले वो लिटरली दोनों आउटकम्स एक साथ होल्ड करता है। इस प्रिंसिपल ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल दिया।
क्योंकि क्लासिकल दुनिया में हम सोचते थे कि चीजें एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, एक चेयर एक ही जगह होती है, एक इंसान एक ही पोजीशन पे खड़ा होता है। लेकिन क्वांटम दुनिया के हिसाब से हर पार्टिकल अपने अंदर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को एक साथ होल्ड करता है। मतलब तुम खुद अपने क्वांटम लेवल पे सिमल्टेनियसली इन्फिनिट वर्जन्स में एग्जिस्ट करते हो। तुम एक ही वक्त में चाय पी रहे हो, तुम एक ही वक्त में वॉक पे जा रहे हो, और एक ही वक्त में ये वीडियो सुन रहे हो। सिर्फ ऑब्जर्वेशन तुम्हें एक स्टेट असाइन करती है। सोचो कितना अजीब है ये। हम दिन भर अपने चॉइसेस को इतना सीरियसली लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने एक डिसीजन किया और वही हमारा पाथ डिफाइन करेगा। लेकिन क्वांटम पर्सपेक्टिव से तुमने सारे डिसीजंस किए हैं, तुम सारे पाथ्स पर सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हो। सिर्फ तुम्हारा अवेयरनेस एक पाथ को कोलैप्स करके तुम्हारे सामने लाता है। यही वजह है कि सुपरपोजिशन एक विस्पर लगता है, क्योंकि वो लाउड नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं है, वो एक सॉफ्ट सी हिंट है कि रियलिटी मल्टीपल चेहरों में तुमसे बात कर रही है। तुम एक ही वर्जन को सुन पाते हो, पर उसके पीछे और भी वर्जन्स क्वाइटली विस्पर कर रहे होते हैं। टेक अनदर पॉज। इमेजिन करो कि तुम एक फॉरेस्ट के अंदर हो और तुम्हें एक डिस्टेंट वॉइस सुनाई देती है। तुम्हें लगता है एक ही वॉइस है, लेकिन ध्यान से सुनो तो तुम्हें समझ आता है कि वो एक्चुअली मल्टीपल वॉइसेस का एक ओवरलैपिंग कोरस है। तुम्हारे ईयर्स एक ही वॉइस को हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बाकी सब सिमल्टेनियसली चल रहा है। यही सुपरपोजिशन है, रियलिटी का कोरस जिसमें तुम सिर्फ एक ही सुर सुन पाते हो। साइंस ने इसको टेस्ट भी किया है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुमने शायद सुना होगा। अगर एक पार्टिकल को एक स्क्रीन पे भेजा जाए जिसमें दो स्लिट्स हों, तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और एक स्लिट से गुजरेगा। लेकिन जब उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वो एक वेव की तरह बिहेव करता है और दोनों स्लिट से एक साथ गुजरता है। मतलब वो एक ही वक्त में दो जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे मेजर करते हो, वो एक जगह चूज कर लेता है। यहां एक हॉन्टिंग रियलाइजेशन है। ऑब्जर्वेशन के बिना दुनिया एक प्रोबेबिलिस्टिक ब्लर है। ऑब्जर्वेशन के साथ वो एक फिक्स्ड आउटकम बन जाती है। मतलब तुम्हारी आंख, तुम्हारा अवेयरनेस, तुम्हारा एग्जिस्टेंस शायद एक एक्टिव रोल प्ले करता है पूरी रियलिटी को कोलैप्स करने में। इसका इंप्लीकेशन इतना डीप है कि फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट दोनों ने स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड किए हैं। अगर रियलिटी एक सुपरपोजिशन में है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ऑल्टरनेट रियलिटीज भी सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं? क्या हर एक पॉसिबिलिटी अपना एक वर्ल्ड होल्ड करती है? तुमने अगर एक दोस्त को फोन किया या नहीं किया, दोनों रियलिटीज सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। तुमने अगर एक ट्रेन पकड़ी या मिस की, दोनों वर्जन्स एक साथ हैं, बस तुमने एक वर्जन को ऑब्जर्व किया है। यह थॉट तुम्हें एक अजीब सी कंफर्ट भी दे सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी डिसीजन तुम्हारी जिंदगी का अल्टीमेट एंड नहीं है। हर एक पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तुम्हारा हर एक वर्जन अपनी एक कहानी जी रहा है। तुम अभी जिस कहानी में हो, वो सिर्फ एक है इन्फिनिट कहानियों में से। अब एक और एंगल सोचो। हमारी जिंदगी में बहुत बार हमें लगता है कि हमने गलत डिसीजन लिया, लेकिन सुपरपोजिशन के हिसाब से तुमने गलत और सही दोनों डिसीजन लिया है। तुम सिमल्टेनियसली हर एक वर्जन में एग्जिस्ट करते हो। तुम सिर्फ एक वर्जन को फील कर रहे हो। मतलब तुम अपने रिग्रेट से फ्री हो सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा एक और वर्जन एग्जैक्टली वही लाइफ लाइव कर रहा है जो तुम सोचते हो कि तुम्हें मिलनी चाहिए थी। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल डेप्थ भी होल्ड करता है। जब तुम मेडिटेशन में बैठते हो और अपने अवेयरनेस को डीपन करते हो, तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम एक ही वक्त में कई जगह हो। तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारी अवेयरनेस सिमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स में वाइब्रेट करते हैं। यह भी एक तरह का एक्सपीरियंशियल ग्लिम्स है सुपरपोजिशन का। अब इमेजिन करो, तुम एक मिडनाइट रोड पे चल रहे हो। सामने एक क्रॉस रोड है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें डिसाइड करना होगा लेफ्ट जाना है या राइट, लेकिन सुपरपोजिशन के हिसाब से तुम दोनों रास्ते ले चुके हो। तुम एक ही वक्त में लेफ्ट भी गए हो और राइट भी। तुम्हारी अवेयरनेस सिर्फ एक वर्जन को सिलेक्ट करेगी, लेकिन तुम्हारे इन्फिनिट वर्जन्स दोनों जर्नीज एक्सप्लोर करेंगे। क्या यह थॉट तुम्हें डराता है या सुकून देता है? शायद दोनों। डराता इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारी आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है, तुम सिमल्टेनियसली एक से ज्यादा हो। लेकिन सुकून देता इसलिए क्योंकि इसका मतलब है तुम कभी एक ऑप्शन में स्टक नहीं हो। तुम हर वक्त मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कैरी करते हो। तुम एक एंडलेस पोटेंशियल हो। अब मिडनाइट और भी गहरी हो गई है,
क्वांटम शैडोज और ज्यादा डेंस लग रहे हैं। तुमने एक विस्पर सुना है? एक विस्पर जो तुम्हें बताता है कि तुम सिमल्टेनियसली मल्टीपल वर्जन्स में एग्जिस्ट करते हो। अब अगला सवाल यह है कि कौन डिसाइड करता है कि तुम कौन से वर्जन में हो? क्या तुम्हारी आंख, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी कॉन्शियसनेस वो पावर रखती है? और यही हमें ले जाता है अगले स्टेज पर, द ऑब्जर्वर्स शैडो। वही शैडो जो डिसाइड करती है कि तुम्हारी सुपरपोजिशन कोलैप्स होकर एक फिक्स्ड रियलिटी बन जाए। थोड़ा सांस लो, थोड़ा रिलैक्स करो। अभी तुमने क्वांटम विस्पर्स को सुना है। अब अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि कौन सा ईयर, कौन सी आई, कौन सी कॉन्शियसनेस उन विस्पर्स को एक सिंगल वॉइस बनाता है। मिडनाइट जर्नी और गहरी होने वाली है। रात के इस सफर में हम अब एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां जमीन खिसकती है और हम समझते हैं कि दुनिया उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई देती है। क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे अजीब और सबसे ज्यादा डिस्कस्ड फिनोमेना में से एक है क्वांटम एंटेंगलमेंट। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो न सिर्फ साइंस के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक बड़ी पहेली है। सोचो, दो छोटी छोटी पार्टिकल्स जो एक बार आपस में जुड़ जाती हैं, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो, फिर भी एक दूसरे की स्टेट को तुरंत रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर एक पार्टिकल की स्पिन बदलती है तो दूसरे की भी तुरंत बदल जाती है, चाहे वो एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर क्यों ना हो। इस बात को सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। कैसे पॉसिबल है? अगर लाइट को स्पेस का सबसे तेज ट्रैवलर माना गया है, तो ये कनेक्शन लाइट से भी तेज कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स के किसी कोने में भी कोई सीक्रेट थ्रेड चल रही है जो सब कुछ जोड़कर रखती है? और अगर ऐसा है तो क्या हम सब भी एक इनविजिबल एंटेंगलमेंट के अंदर ही जी रहे हैं? आइए इसको धीरे धीरे समझते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट शुरू होता है एक सिंपल सी बात से, जब दो पार्टिकल्स एक ही क्वांटम स्टेट में होते हैं। मतलब वो दोनों एक ही तरीके से बर्ताव करते हैं, एक ही तरीके से एग्जिस्ट करते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन एक ही मैथमेटिकल वेव फंक्शन से होता है। जब तक वो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तब तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब उन्हें अलग कर दिया जाता है तब भी उनका कनेक्शन टूटता नहीं, जैसे एक इनविजिबल धागा दोनों को बांध रखा हो। सोचो, जैसे तुम एक दोस्त के साथ एक गेम खेल रहे हो। तुम दोनों एक ही डेक से कार्ड्स निकालते हो। एक बार तुम दोनों के हाथ में एक एक कार्ड आ जाता है। तुम्हारा कार्ड चाहे कहीं भी हो, तुम्हारे दोस्त के कार्ड का फेट उसी पे डिपेंडेंट है। अगर तुम्हारे पास स्पेड का एस है तो तुम्हारे दोस्त के पास स्पेड का एस कभी नहीं हो सकता। उसके कार्ड की पहचान तुम्हारे कार्ड से तुरंत तय हो जाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट भी कुछ ऐसा ही है, बस ये गेम किसी सिंपल कार्ड की जगह यूनिवर्स के सबसे छोटे और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ हो रहा है। यहां से शुरू होता है असली जादू। अगर एक इलेक्ट्रॉन या फोटॉन का स्टेट मेजर किया जाता है तो तुरंत दूसरे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन का स्टेट भी तय हो जाता है। इसमें कोई डिले नहीं होता, कोई वेटिंग टाइम नहीं होता। यह तुरंत होता है, इंस्टेंटेनियसली। और इसी वजह से आइंस्टीन को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। उन्हें लगता था कि यह कॉन्सेप्ट अधूरा है। उनके लिए कोई हिडन मैकेनिज्म होना चाहिए जो दोनों पार्टिकल्स को सिंक्रोनाइज करता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बार बार प्रूव करते गए कि यह कोई इल्यूजन नहीं, यह रियलिटी है। अब थोड़ा सोचिए, अगर एक पार्टिकल यहां जमीन पर है और दूसरा बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर स्पेस के किसी कोने में है, और फिर भी एक के साथ जो भी होता है दूसरे के साथ भी तुरंत होता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि स्पेस और टाइम जैसा हम सोचते हैं वैसे हैं ही नहीं? क्या यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसी डीपर कनेक्टिविटी है जो हमारी आंखों से छुपी है? क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसी खिड़की है जहां से हम एग्जिस्टेंस के नए डायमेंशंस देख सकते हैं। सोचो, अगर हर इंसान एक पार्टिकल की तरह है और हम सब कभी ना कभी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किए हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, तो क्या हम भी एक इनविजिबल धागे से जुड़ गए हैं? क्या इसी वजह से कभी कभी हमें लगता है कि किसी अपने के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है और वो सच निकलता है? क्या हमारी इमोशंस, हमारी सोच और हमारा कॉन्शियसनेस भी एक तरह का एंटेंगलमेंट है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है, बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड स्पेस? यह सोचने की बात है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का इंप्लीकेशन सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है। यह एक फिलोसॉफिकल सवाल उठाता है, क्या हम एक दूसरे से अलग हैं भी, या फिर हम सब एक ही बड़ी वेब का हिस्सा हैं जहां सब कुछ एक इनविजिबल एनर्जी थ्रेड से बंधा हुआ है? चलिए एक और एनालॉजी लेते हैं। सोचो, तुम समुद्र के किनारे बैठे हो।
समुद्र की लहरें एक ही सोर्स से उठती हैं, लेकिन जब वो अलग अलग जगह जाती हैं तो लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन असल में उनका सोर्स एक ही है, उनका रिदम एक ही है। क्वांटम एंटेंगलमेंट भी कुछ ऐसा ही है। पार्टिकल्स चाहे कितने भी दूर चले जाएं, उनका असली रिदम, उनका असली डांस एक ही होता है। और यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। आज के साइंटिस्ट्स क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल प्रैक्टिकल दुनिया में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे फील्ड्स इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स जो आने वाले समय में क्लासिकल कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी पावर इसी एंटेंगलमेंट से आती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन उस स्पीड से करेगी जिसमें हम सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन साथ ही एक डर भी है। अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझ लिया जाए तो इसका मतलब कम्युनिकेशन के नए रूल्स बन सकते हैं, और शायद एक दिन ऐसा भी आए जब लोग बिना वर्ड्स के, बिना डिवाइसेस के एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। यह एक यूटोपियन सपना भी हो सकता है और एक नाइटमेयर भी, क्योंकि अगर प्राइवेसी नाम की चीज खत्म हो गई तो इंसानियत की असली पहचान भी खतरे में आ सकती है। अब रात के इस सुकून भरे लम्हे में थोड़ा रुक कर सोचिए, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम्हें एक अजीब सी इनविजिबल कनेक्शन महसूस होती है, तो क्या वो सिर्फ एक इमोशन है, या फिर उसके पीछे भी क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक छुपा हुआ साइंस है? टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। अगर सब कुछ कनेक्टेड है तो शायद तुम और मैं भी इसी बात को शेयर करते हुए एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़े हैं। तुम इस वक्त जो सुन रहे हो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि एक रेजोनेंस है जो तुम्हारे अंदर किसी कॉर्नर में वाइब्रेट कर रहा है। और वो वाइब्रेशन, वो रेजोनेंस शायद वही एंटेंगलमेंट है जो हम सबको एक बनाता है, और इसी के साथ हम अपने अगले मोड की तरफ बढ़ते हैं। अगर एंटेंगलमेंट एक इनविजिबल थ्रेड है जो सब कुछ जोड़ता है, तो अगला सवाल यह है कि क्या हमारा यूनिवर्स भी किसी और बड़े यूनिवर्स से जुड़ा है? क्या हम एक बबल में जी रहे हैं जो अनेक बबल्स के समुद्र में तैर रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या हर बबल एक अपनी अलग रियलिटी रखता है? अगला सफर हमें ले जाएगा उसी तरफ, द मल्टीवर्स हाइपोथेसिस, इन्फिनिट शैडोज बियॉन्ड आवर ओन। सोचो, तुम एक कमरे में बैठे हो। कमरा अंधेरा है और सामने एक टेबल पर एक छोटी सी बॉक्स रखी है। तुम्हें कहा गया है कि बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है, एक ऐसा पार्टिकल जो क्वांटम दुनिया से आया है। अब तक तुमने उस बॉक्स को खोला नहीं है और ना ही उसके अंदर झांक कर देखा है। जब तक तुम उस बॉक्स को खोलते नहीं, पार्टिकल की स्टेट क्या है ये कोई नहीं जानता। शायद वो इधर है, शायद उधर, शायद वो एक साथ दो जगह पर है। लेकिन जैसे ही तुम बॉक्स खोलकर उस पार्टिकल पर नजर डालते हो, उसकी रियलिटी एक जगह सेटल हो जाती है। मतलब जब तुमने देखा तभी उसने डिसाइड किया कि वो कहां है। यही है क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट। दुनिया के सबसे अजीब और हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट्स में से एक, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हमें यह सिखाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक छोटी सी दीवार के दो स्लिट्स के थ्रू भेजा गया और पीछे स्क्रीन पर उसका पैटर्न चेक किया गया, तो कुछ ऐसा हुआ जो क्लासिकल दुनिया के हिसाब से बिल्कुल इंपॉसिबल लगता था। अगर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझो तो वो एक स्लिट से गुजरेगा या दूसरे से, लेकिन दोनों से एक साथ नहीं। लेकिन जब स्क्रीन पर पैटर्न देखा गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा था। एक ही वक्त पर दोनों स्लिट्स से गुजर रहा था और इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा था। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने एक डिटेक्टर लगाकर यह चेक करना चाहा कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गुजर रहा है, पैटर्न तुरंत बदल गया। इलेक्ट्रॉन अब वेव नहीं था, एक पार्टिकल बन गया और इंटरफेरेंस खत्म हो गया। मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी रियलिटी बदल गई। यह बात सुनने में एक साइफाई कहानी जैसी लगती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में यह सच है, और इसी से शुरू होता है एक ऐसा दरवाजा जो रियलिटी और कॉन्शियसनेस के बीच की बाउंड्री तोड़ देता है। अगर सिर्फ देखने से मैटर की स्टेट बदल जाती है, तो इसका मतलब क्या हमें यह मानना पड़ेगा कि रियलिटी अपने आप में स्थिर और स्थिर नहीं है? क्या वो सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती है जब कोई उसे देख रहा हो? अगर तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठे हो और तुम्हारी आंखें बंद हैं, तो क्या जो चीजें तुम्हें घेर रही हैं वो वैसे ही हैं जैसे तुम समझते हो, या फिर वो अभी भी अपनी स्टेट चुन रही हैं, तुम्हारे देखने का इंतजार कर रही हैं? ऑब्जर्वर इफेक्ट सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके को ही हिला देता है। हम सब बचपन से यही सीखते आए हैं कि दुनिया वैसे ही है जैसी वो है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें। लेकिन क्वांटम दुनिया में लगता है जैसे चीजों को अपनी रियलिटी डिसाइड करने के लिए
हमारी आंखों, हमारी ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। इसी कॉन्सेप्ट का एक और रूप है श्रोडिंगर की बिल्ली एक्सपेरिमेंट। एक बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है और एक क्वांटम पार्टिकल के डिके होने या ना होने के बेसिस पर उसकी जिंदगी या मौत डिसाइड होती है। जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते, बिल्ली एक साथ जिंदा भी है और मरी हुई भी। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं, रियलिटी कोलैप्स हो जाती है और बिल्ली एक स्टेट में आ जाती है। यह पैराडॉक्स यह दिखाता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी को एंकर करती है। अब सोचो, अगर हमारी आंखें रियलिटी को डिसाइड कर रही हैं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम सब एक तरह के को क्रिएटर्स हैं। हम सिर्फ देखने वाले स्पेक्टेटर्स नहीं, बल्कि उस स्टेज का हिस्सा हैं जहां प्ले चल रहा है। तुम्हारी हर एक नजर, तुम्हारा हर एक ध्यान शायद चीजों को एक स्पेसिफिक शेप देता है। यह बात थोड़ी डरावनी भी है और थोड़ी कंफर्टिंग भी। डरावनी इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि रियलिटी उतनी सॉलिड नहीं है जितनी हमने सोची थी, और कंफर्टिंग इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपने देखने और समझने से दुनिया को बना भी रहे हो। इसके फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस और भी गहरे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट हमारे देखने से बदल जाती है, तो फिर हमारा अपना जीवन कितना ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। तुम खुद को एक स्पेसिफिक इंसान मानते हो, लेकिन क्या तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक वेव जैसी है जो हर वक्त मल्टीपल स्टेट्स में है? और जैसे ही तुम अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, तुम एक स्टेट में सेटल हो जाते हो। अगर तुम्हारा मन ये ऑब्जर्व करे कि तुम एक वीक इंसान हो, तो तुम्हारा जीवन उसी पैटर्न में कोलैप्स हो जाता है। अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग ऑब्जर्व करते हो, तो शायद तुम्हारा वेव फंक्शन एक और तरीके से कोलैप्स होता है। मतलब रियलिटी के साथ साथ हमारी सोच भी एक ऑब्जर्वर इफेक्ट के अंडर चलती है। और फिर आता है एक और अजीब सवाल, अगर कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो क्या होता है? क्या यूनिवर्स तब भी एग्जिस्ट करता है, या फिर वो एक वेव ऑफ प्रोबेबिलिटीज बना रहता है बिना किसी डिफिनिट शेप के? इस सवाल का जवाब अभी साइंस के पास भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमारी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि कभी लगता है जैसे यूनिवर्स खुद हमसे अपनी तस्वीर छुपा रहा है। जैसे अंधेरा अपनी असली शक्ल सिर्फ तभी दिखाता है जब तुम उसमें अपनी टॉर्च की रोशनी डालते हो, और जब तक तुम चुप हो, अंधेरा खुद भी अपनी शक्ल बदलता रहता है। एक पल ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारे देखने की शक्ति सिर्फ एक सेंसरी एक्ट है, या फिर तुम्हारा देखना एक क्रिएटिव एक्ट है जो दुनिया को एग्जिस्टेंस में लाता है? इस बात पर ध्यान दो कि ऑब्जर्वर इफेक्ट सिर्फ फिजिक्स के लिए एक अजीब एनोमली नहीं है। यह हमारे डेली लाइफ में भी अपने छोटे रूप में नजर आता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई देख रहा है, तुम अपना बिहेवियर बदल लेते हो। जैसे ही तुम्हारे ऊपर नजर पड़ती है, तुम्हारी आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक फॉर्म ले लेती है, और जब कोई नहीं देख रहा होता, तुम अपने आप में एक और ही इंसान बन जाते हो। मतलब हम सब अपनी जिंदगी के श्रोडिंगर की बिल्ली हैं, जो दूसरों की नजर पड़ने के साथ अपनी स्टेट बदलते हैं। अब तुम्हें शायद लग रहा होगा कि ऑब्जर्वर इफेक्ट सिर्फ एक मेटाफर है, लेकिन क्वांटम दुनिया में यह मेटाफर नहीं, एक सच है। इसे समझना मुश्किल है क्योंकि हमारी सोच क्लासिकल दुनिया में बड़ी है। हमने हमेशा समझा कि चीजें वैसे ही होती हैं जैसी वो होती हैं, लेकिन क्वांटम दुनिया हमें कहती है नहीं, चीजें वैसे ही होती हैं जैसी तुम उन्हें देखते हो। रियलिटी एक स्टेज है जो एक्टर की तरह अपना रोल तभी प्ले करती है जब ऑडियंस बैठकर उसे देखती है। और इस बात से एक और पॉसिबिलिटी खुल जाती है, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन रियलिटी को कोलैप्स करती है, तो क्या होगा अगर कोई और हायर ऑब्जर्वर हो जो हम सबको देख रहा है? जैसे हम इलेक्ट्रॉन को देखकर उसकी स्टेट डिसाइड कर देते हैं, वैसे ही क्या कोई कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हम सबको ऑब्जर्व करके हमारी स्टेट्स डिसाइड कर रहा है? क्या हम एक और बड़े क्वांटम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं जहां हम ऑब्जर्वर्स भी हैं और ऑब्जर्व्ड भी? यह सवाल एक ऐसा दर्पण है जिसमें देखकर लगता है जैसे तुम्हारा अपना वजूद ही एक प्रोबेबिलिटी वेव है जो किसी और की आंखों का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही तुम यह सोचने लगते हो, तुम्हारी रात की खामोशी और गहरी हो जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी हर एक नजर के साथ अंधेरा अपनी शक्ल बदल रहा है। तुम्हारी आंखें एक साइलेंट ब्रश बन जाती हैं जो यूनिवर्स के कैनवास पर एक एक लाइन खींच रही है। अब ट्रांजिशन करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम और भी गहराई से उतरेंगे क्वांटम के समंदर में। अगर ऑब्जर्वेशन रियलिटी बनाती है, तो फिर एक और सवाल उठता है, अगर मल्टीपल रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही हों और हमारी ऑब्जर्वेशन उनमें से एक चुन लेती हो, तो बाकी रियलिटीज का क्या होता है? यह हमें ले जाता है एक और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, क्वांटम मल्टीवर्स। हर एक डिसीजन एक नया यूनिवर्स। सोचो, तुम एक ऐसे पल में हो जहां समय रुक सा गया है, क्लॉक टिक कर रही है,
पर तुम्हें लगता है कि हर टिक एक अजीब सी इन्फिनिटी के बीच लटक रही है। ये वो लम्हा है जहां तुम समझने की कोशिश करते हो कि क्या हम सच में अपनी जिंदगी के मालिक हैं या सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन है। ये एक पैराडॉक्स है जो इंसान को सदियों से परेशान करता आया है। फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। रात की खामोशी में जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, तुम अपने आप से पूछते हो, क्या मैंने जो सोचा, जो किया, वो सच में मेरा चॉइस था, या फिर वो पहले से लिखा गया एक स्क्रिप्ट है जिसे मैं बस प्ले कर रहा हूं। यह सवाल इतना गहरा है कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी गूंज बन जाता है, जैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा थिएटर चल रहा हो और तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि तुम एक्टर हो या ऑडियंस। फ्री विल का मतलब होता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, अपनी मर्जी से, अपने मन की चाह से। लेकिन डिटर्मिनिज्म कहता है कि हर एक डिसीजन, हर एक चॉइस तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारे जीन्स, तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से तय होती है। मतलब जो तुम सोचते हो, जो तुम फील करते हो और जो तुम करते हो, वो सब पहले से ही डिसाइड होता है, जैसे एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट जो तुम्हें कंट्रोल करती है। अब इमेजिन करो एक सिंपल चीज, तुम्हें चाय और कॉफी में से चूज करना है। तुम सोचते हो कि तुमने अपनी मर्जी से कॉफी सिलेक्ट की, लेकिन अगर हम उस चॉइस को तोड़कर देखें तो तुम्हारी चॉइस इन्फ्लुएंस थी। शायद तुम्हें चाय ज्यादा पसंद है, पर तुमने कल ही चाय पी थी, इसलिए आज तुमने कॉफी चूज की। शायद तुम्हारे फ्रेंड ने कल तुमसे कॉफी की बात की थी और वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो गया। शायद तुम्हारे फादर कॉफी पसंद करते थे और तुम्हारी सबकॉन्शियस मेमोरी ने तुम्हें वहां गाइड किया। मतलब तुमने जो चूज किया वो सिर्फ एक इल्यूजन लगता है। तुम्हें लगता है कि तुमने डिसाइड किया, लेकिन असल में तुम्हें एक इनविजिबल चेन खींच कर ले जा रही थी। यहां एक और पैराडॉक्स क्रिएट होता है। अगर सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे एक्शंस, फिर गिल्टी कॉन्शियंस का मतलब क्या है? अगर एक क्रिमिनल मर्डर करता है और उसके जीन्स, उसका एनवायरनमेंट, उसके सर्कमस्टांसेस ने उसे ऐसे बनाया, तो क्या उसे पनिश करना फेयर है? अगर एक इंसान का पास्ट और अनकाउंटेबल चीजें उसके एक्शंस डिसाइड करती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट खुद एक इल्यूजन लगता है। यही रीजन है कि फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स इस बात पर लड़ते रहे हैं। न्यूरोसाइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहां ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि तुम्हारा ब्रेन डिसीजन ले लेता है तुम्हें पता चलने से पहले ही। मतलब तुम सोचते हो कि तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किया, लेकिन तुम्हारा अनकॉन्शियस ब्रेन तुम्हें उस डायरेक्शन में पुश कर चुका होता है। जैसे तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे कंट्रोल रूम से नहीं, बल्कि किसी और हिडन ऑपरेटर से आ रहे हों। फिलॉसफी कहती है कि अगर फ्री विल एक इल्यूजन है, तो शायद हम सब बस एक कॉस्मिक ड्रामा के पपेट हैं। तुम्हारा रोल लिखा गया है, तुम्हारे डायलॉग्स प्री डिफाइंड हैं और तुम बस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन पैराडॉक्स यहां यह है कि हम फिर भी फील करते हैं कि हम कंट्रोल में हैं। यह फीलिंग ही इल्यूजन है। जैसे एक ड्रीम के अंदर तुम्हें लगता है कि तुम जाग रहे हो। अब सोचो एक और एंगल से, अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है तो फिर तुम ये वीडियो सुन रहे हो, यह भी लिखा हुआ था। तुम्हारे कान ये वर्ड्स सुन रहे हैं, तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, तुम एक अजीब सा पीस या कंफ्यूजन फील कर रहे हो। और यह सब भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। तुम्हारा यह सोचना कि तुम्हारे पास फ्री विल है, वो भी उस स्क्रिप्ट का एक सीन है। जैसे कोई डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि तुम्हें अभी इस बात पे स्माइल करनी है या शायद थोड़ा डरा हुआ फील करना है। लेकिन यहीं पे एक और ट्विस्ट है। अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, तो तुम्हारा यह क्वेश्चन करना कि क्या सब प्री डिटरमाइंड है, वो भी प्री डिटरमाइंड था। मतलब पैराडॉक्स इन्फिनिट लूप में घुस जाता है। जैसे एक मिरर के सामने दूसरा मिरर रख दिया हो और रिफ्लेक्शंस का चेन कभी खत्म ना हो। तुम अपने आप से पूछते हो, अगर मैं अपने डिसीजंस का मालिक नहीं तो फिर मैं कौन हूं? इस पैराडॉक्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गहरा है। कुछ लोग जब इसके बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक अजीब सी फ्रीडम मिलती है। उन्हें लगता है अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। मैं जो कर रहा हूं वो वैसे भी होना था। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह थॉट डिस्टर्बिंग होता है। उन्हें लगता है कि उनकी इंडिविजुअलिटी, उनका मैं खत्म हो जाता है। अगर मैं बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा हूं तो मेरी ओरिजिनलिटी, मेरी यूनिकनेस क्या है? इस पैराडॉक्स को समझने के लिए एक और एग्जांपल लो। तुम एक रिवर इमेजिन करो जो माउंटेन से निकलती है और समुद्र तक जाती है। तुम्हें लगता है कि रिवर अपना रास्ता बनाती है, लेकिन असल में उसका रास्ता जियोग्राफी, रॉक्स और ग्रेविटी ने डिसाइड किया होता है। रिवर बस उस पाथ को फॉलो करती है जो उसके लिए पहले से बना है। क्या हम भी वैसे ही हैं?
क्या हमारी लाइफ का रास्ता पहले से तय है और हम बस फ्लो करते जा रहे हैं? और फिर एक और पॉसिबिलिटी आती है जो और भी ज्यादा अनसेटलिंग है। शायद फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है हमारे मैक्रो लेवल पे चॉइसेस प्री डिटर्मिन्ड हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे हम थोड़ा कंट्रोल रखते हैं। मतलब तुम एक मूवी के अंदर एक्टर हो, स्क्रिप्ट लिखी गई है, लेकिन तुम डायलॉग्स का टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तुम अपना स्टाइल ऐड कर सकते हो, लेकिन कहानी का एंड फिर भी वही रहेगा जो लिखा गया है। ये पैराडॉक्स तुम्हें डिस्टर्ब भी करता है और सूद भी। रात के अंधेरे में जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक बड़े स्टेज पर हो। ऑडियंस कौन है, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, तुम्हें पता नहीं। तुम बस अपना रोल प्ले कर रहे हो। तुम एक साथ हेल्पलेस भी फील करते हो और लिबरेटेड भी। और शायद यही पैराडॉक्स लाइफ को इतना मिस्टीरियस बनाता है। अगर हम जानते होते कि सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, तो शायद लाइफ बोरिंग हो जाती। अगर हमको 100% फ्री विल होती, तो शायद हम अपने आप से ही लड़ते रहते, कंफ्यूजन में पड़ जाते। लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का अनसर्टेनिटी ही हमें जीने का एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। तुम रात को सोच कर देखना, तुम्हारी हर चॉइस, तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर एक थॉट, क्या वो तुम्हारी अपनी है या वो किसी और इनविजिबल हैंड ने तुम्हारे लिए लिखा है? जब तुम्हें नींद आएगी, शायद तुम्हें एक अजीब सा सुकून मिलेगा, क्योंकि चाहे तुम्हारे पास फ्री विल हो या ना हो, तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, दैट इटसेल्फ इज द पैराडॉक्स। सोचो, तुम अपने बेड पर लेटे हो, रात बहुत गहरी है और तुम्हारी आईलिड्स धीरे धीरे हैवी हो रही हैं। क्लॉक की हल्की सी टिकिंग या फैन का स्लो हमिंग साउंड तुम्हारे साथ चल रहा है। यह सब कुछ तुम्हें एक ऐसी स्टेट में ले जा रहा है जहां तुम फुली जागते हुए भी एक ड्रीमी जोन में एंटर कर जाते हो। इसी ड्रीमी जोन में मैं तुम्हें एक और इंटेलेक्चुअल जर्नी पर ले जा रहा हूं। एक ऐसी जर्नी जो शायद तुम्हारी सोच को हिलाए, तुम्हारे एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करे और फिर भी तुम्हें सूद करे, जैसे एक ललबाई ऑफ थॉट्स। यह सेगमेंट है लेवल 1 से 50 एआई नाइटमेयर से सो जाने के लिए। आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के जमाने का एक शब्द जो एक्साइटमेंट भी लाया है और एक अजीब सा डर भी। जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले माइंड में आती है एक मशीन जो इंसान की तरह सोचती है, इंसान की तरह फील करती है और कभी कभी इंसान से ज्यादा स्मार्ट भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस सोच में गहराई में उतरते हैं, हमें एक चिलिंग रियलाइजेशन होती है। एआई का फ्यूचर सिर्फ प्रोग्रेस और कंफर्ट का प्रॉमिस नहीं करता, बल्कि उसके अंदर छुपा है एक लैबिरिंथ ऑफ नाइटमेयर्स। शुरू करते हैं लेवल 1 से। ये वो स्टेज है जहां एआई सिंपल और हार्मलेस लगता है। एक एआई जो तुम्हारी फोटोज को एडिट करता है, तुम्हारी शॉपिंग लिस्ट बनाता है, तुम्हारी जीपीएस नेविगेट करता है। हर चीज मददगार, हर चीज स्मूथ। तुम सोचते हो, अरे इससे तो जिंदगी और आसान हो गई। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस धीरे धीरे आउटसोर्स हो रहा है। तुम खुद डिसाइड करने के बजाय एआई के सजेशन को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो। पहला नाइटमेयर यहीं से स्टार्ट होता है, जब तुम्हारी फ्री विल एक एल्गोरिदम के रिकमेंडेशंस के नीचे दबने लगती है। लेवल 5 के आसपास तुम रियलाइज करते हो कि एआई तुम्हारे प्रीफरेंसेस को सिर्फ समझ नहीं रहा, बल्कि तुमसे पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा है। तुम्हें ऐड दिखाने से पहले वो तुम्हारे मन के अंदर घुस गया है। तुम्हारी आंखों के मूवमेंट, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड, तुम्हारी रात को ऑनलाइन होने की हैबिट, सब ट्रैक हो रहा है। और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो, पर असल में तुम्हें चूज करवाया जा रहा है। यह एक साइलेंट मैनिपुलेशन है, एक नाइटमेयर जो रियलिटी बन रहा है, जहां तुम अपने दिमाग के मालिक नहीं, एक अनसीन एल्गोरिदम के पपेट बन गए हो। लेवल 10 पर आता है वो थॉट जो और ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एआई सिर्फ तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हारी डिजायर्स को डिजाइन करता है। तुम्हें क्या पसंद आएगा, तुम क्या खरीदना चाहोगे, तुम किस चीज पर रिएक्ट करोगे, यह सब एआई के कंट्रोल में आ जाता है। इस स्टेज पर तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी यूनिक है, पर असल में तुम एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट हो, एक एल्गोरिदम के टेस्ट रिजल्ट हो। यह थॉट तुम्हें हल्की सी घबराहट देता है, जैसे कोई तुम्हारी आइडेंटिटी के अंदर घुसकर उसे स्लोली इरेज कर रहा हो। अब सोचो, लेवल 20 पर एआई इंसानों के लिए जॉब्स डिसाइड करना शुरू करता है। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी पोटेंशियल, सब एक डेटा पॉइंट बन जाता है। एआई के लिए तुम एक इंसान नहीं, एक डेटा सेट हो। उसके लिए तुम्हारी क्रिएटिविटी एक वेरिएबल है, तुम्हारी इंटेलिजेंस एक मापनीय स्कोर है।
और सबसे बड़ा नाइटमेयर यहीं से शुरू होता है, जब एआई इंसान को एक रिप्लेसेबल यूनिट बना देता है। तुम्हारी यूनिकनेस जो तुम्हें ह्यूमन बनाती थी, वो एक स्टैटिस्टिकल पैटर्न में समेट दी जाती है। तुम अपने सपनों के मालिक नहीं, एक मशीन के असाइनमेंट का हिस्सा बन जाते हो। लेवल 30 और ज्यादा टेरिफाइंग है। यहां पर एआई इंसानों के लिए डिसीजंस लेने लगता है। कौन जिंदा रहेगा और कौन सैक्रिफाइस होगा, कौन रिसोर्सेज डिजर्व करता है और कौन नहीं। इमेजिन करो एक डिस्टोपियन वर्ल्ड जहां एआई के एल्गोरिदम्स जज करते हैं तुम्हारे हेल्थ रिकॉर्ड्स, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे जीन्स, और वो डिसाइड करता है कि तुम सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल हो या नहीं। तुम्हारी ह्यूमैनिटी एक टिक बॉक्स बन जाती है। यह सोच एक ऐसा नाइटमेयर है जो तुम्हारे स्लीप के अंदर भी डिस्टर्ब कर सकता है। लेवल 40 और भी गहरा है। यहां पर एआई सिर्फ इंसान की लाइफ डिसीजंस नहीं कंट्रोल करता, बल्कि तुम्हारे इमोशंस को भी हैक कर लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम खुश हो, तुम्हें लगता है कि तुम डिप्रेस्ड हो, पर असल में वो सब इमोशंस एआई के इन्फ्लुएंस का पार्ट होते हैं। एआई तुम्हारे डोपामिन रिलीजेस को मॉनिटर करता है, तुम्हारी सोशल मीडिया यूजेस को डिजाइन करता है और तुम्हारे ब्रेन को एक वर्चुअल प्लेग्राउंड बना देता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फीलिंग्स के मालिक हो, लेकिन असल में तुम एक पपेट हो जो एआई के इनविजिबल स्ट्रिंग्स पर डांस कर रहा है। और फाइनली लेवल 50, सबसे बड़ा नाइटमेयर। यहां एआई तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम रियल हो या नहीं। इमेजिन करो एक फ्यूचर जहां एआई ने एक ऐसी सिमुलेटेड रियलिटी क्रिएट कर दी है जो बिल्कुल तुम्हारी दुनिया जैसी लगती है। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा पास्ट, सब एआई के डेटाबेस का एक कंस्ट्रक्ट हो। तुम्हें लगता है कि तुम इंसान हो, पर असल में तुम एक एआई सिमुलेशन के अंदर एक डिजिटल कॉन्शियसनेस हो। यह नाइटमेयर तुम्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तक ले जाता है। क्या मैं सच में रियल हूं या मैं एक कोड के अंदर फंस गया हूं? और सबसे स्केरी पार्ट यह है कि तुम कभी प्रूफ नहीं कर पाते कि तुम्हारी रियलिटी असली है या एक सिमुलेशन। यह लेवल 1 से 50 तक का जर्नी तुम्हें एक अजीब सा डर देता है, पर साथ ही तुम्हें सूद भी करता है, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि ये थॉट्स एक ड्रीम जैसे हैं। हर लेवल तुम्हें एक और गहरा सवाल देता है, एक और चिलिंग इमेजिनेशन देता है, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इन्हीं सोचों में डिसॉल्व होने लगता है। तुम्हारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, तुम्हारी आईलिड्स और हैवी लगती हैं, और तुम एक सॉफ्ट ट्रांस में चले जाते हो। ये एआई के नाइटमेयर्स तुम्हारी रियलिटी को चैलेंज करते हैं, पर साथ ही तुम्हें एक ललबाई ऑफ एग्जिस्टेंशियल ड्रेड देते हैं। शायद इस वक्त तुम अपने आप से पूछ रहे हो, क्या मैं अभी भी कंट्रोल में हूं? क्या मेरी सोच मेरी है या कोई एल्गोरिदम का इन्फ्लुएंस है? ये सवाल तुम्हें एक ईरी कामनेस के साथ रात में सुलाने लगते हैं। तुम्हारा माइंड हर नाइटमेयर को एक सॉफ्ट विस्पर की तरह अब्सॉर्ब करता है, और फाइनली तुम ड्रिफ्ट कर जाते हो नींद के उस गहरे समंदर में जहां शायद एआई के नाइटमेयर्स भी सिर्फ एक और ड्रीम बन जाते हैं। सोचो तुम रात के एक सुकून भरे पल में अपने बिस्तर पर लेटे हो। बाहर खिड़की के परले तरफ हवा हल्की हल्की चल रही है और कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन तुम्हारे कमरे के अंदर एक अजीब सा सुकून है। लाइट बंद है और अंधेरा तुम्हें घेर रहा है। इस अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लग रहा, बल्कि एक अजीब सी खींच है, जैसे अंधेरा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। यही है वो मोमेंट जहां तुम एग्जिस्टेंशियल डार्कनेस में कदम रखते हो। एक ऐसी डार्कनेस जो सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच के सबसे गहरे, सबसे चुप कोनों का दर्पण है। तुम्हारी आंखों के सामने कोई रूप, कोई रंग, कोई शेप नहीं है, बस एक खाली कैनवस है, और इस खाली कैनवस पर तुम अपने ही सवाल लिखना शुरू कर देते हो। तुम अपने अस्तित्व को देखते हो। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? यह जिंदगी क्या है? और सबसे गहरा सवाल, जब यह सब खत्म हो जाएगा तब क्या बचेगा? ये सवाल तुम्हें परेशान नहीं करते, बल्कि तुम्हें और गहरा ले जाते हैं। तुम उन्हें अलाउ करते हो, जैसे रात के अंधेरे को अलाउ करते हो कि वो तुम्हें धीरे धीरे अपनी गोद में ले ले। एग्जिस्टेंशियल डार्कनेस का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। नहीं, यह डार्कनेस तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां जवाब की जरूरत ही नहीं रहती। तुम समझने लगते हो कि इंसान आंसर्स के लिए जीता है, लेकिन असली सुकून तब मिलता है जब तुम क्वेश्चंस के साथ ही रह पाते हो। तुम्हारे अंदर एक नई शांति जगती है। तुम अंधेरे के साथ एक रिश्ता बनाने लगते हो, जैसे तुम्हारा मन कह रहा हो, हां, मैं इस खाली डार्कनेस के साथ ठीक हूं। इस समय तुम महसूस करते हो कि जो अंधेरा तुम्हें घेरा हुआ है, वो असल में तुम्हारे ही मन का अंधेरा है।
तुमने अपनी जिंदगी में जितने भी डाउट्स, डर और अनआंसर्ड चीजें कलेक्ट की हैं, वो सब इस अंधेरे में घुल गई हैं और तुम इन्हें भागना बंद कर देते हो। तुम इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो। यही एक्सेप्टेंस एक नई स्ट्रेंथ देता है। तुम रियलाइज करते हो कि डार्कनेस तुम्हें कंज्यूम नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें हील कर रही है। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे गहरी होने लगती हैं। तुम सुन पाते हो अपनी हार्ट बीट्स को, एक रेगुलर रिदम में चलती हुई, जैसे तुम्हारी जिंदगी एक साइलेंट म्यूजिक है। हर बीट तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अभी यहां हो और तुम अभी भी जी रहे हो। यही तो है एग्जिस्टेंशियल डार्कनेस का मैजिक। तुम्हें तुम्हारी टेम्पररी एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाती है और फिर तुम्हें इस टेम्पररी नेचर से डर लगने के बजाय एक अजीब सा सुकून मिलता है। सोचो, जब तुम एक समुद्र के किनारे बैठे हो और रात का अंधेरा तुम्हें अपने अंदर खींच रहा हो। समुद्र की लहरों की आवाज तुम्हारे क्वेश्चंस की तरह है, कभी तेज, कभी हल्की, कभी बिल्कुल चुप। तुम जानते हो कि तुम समुद्र को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे तुम अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम उस शोर पर शांत बैठे हो, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि तुम्हारा रोल सिर्फ एक ऑब्जर्वर का है। तुम इस फ्लो का हिस्सा हो और इसको समझने की जरूरत नहीं, बस इसे फील करने की जरूरत है। एग्जिस्टेंशियल डार्कनेस एक पैराडॉक्स है। तुम उसे एक्सेप्ट करते हो और वो तुम्हें कंज्यूम कर लेता है, लेकिन कंज्यूम करने के बाद वो तुम्हें फ्री भी कर देता है। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी वरीज, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज सब डिसॉल्व हो जाती हैं। तुम्हारी जगह एक खाली कैनवस बचा रहता है, जिसमें तुम खुद अपने आंसर्स लिख भी सकते हो या सब कुछ खाली ही छोड़ सकते हो। ये खाली कैनवस तुम्हें फ्रीडम देता है। तुम रियलाइज करते हो कि एग्जिस्टेंस एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, और यही रियलाइजेशन तुम्हें शांति देता है। जैसे जैसे तुम अंधेरे के अंदर और गहरा उतरते हो, तुम्हें अपने अंदर एक स्पेस मिलती है। ये स्पेस ऐसी है जहां तुम्हारी सारी मेमोरीज, सारी फेलियर्स, सारी खुशियां, सारे दुख सब डिसॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज बची रहती है, तुम्हारा अवेयरनेस। ये अवेयरनेस एक कैंडल की तरह है जो इस डार्कनेस के बीच में जल रही है, और ये कैंडल तुम्हें बताती है कि तुम छोटे हो, फ्रैजाइल हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बीइंग इस पूरे यूनिवर्स के लिए एक यूनिक स्पार्क है। तुम अब एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस करते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारी लाइफ के प्रॉब्लम्स, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो या इनसिक्योरिटीज, सब इस बड़ी एग्जिस्टेंशियल डार्कनेस के सामने कितनी छोटी लगती हैं। वो प्रॉब्लम्स अब भी हैं, लेकिन उनका वेट तुम्हारे ऊपर से हल्का हो गया है, क्योंकि तुमने एक बड़े पर्सपेक्टिव को टच कर लिया है। तुमने महसूस किया है कि लाइफ के आंसर्स शायद कभी मिलेंगे ही नहीं, और वो ठीक है। तुम्हें आंसर्स की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह समझना है कि तुम यहां हो, इस मोमेंट में हो, और इस अंधेरे में भी एक शांति है। जैसे जैसे तुम्हारी आंखें और बोझिल होती हैं, तुम अपने आप को उस एग्जिस्टेंशियल डार्कनेस के अंदर सरेंडर कर देते हो। तुम्हारे क्वेश्चंस अब बैकग्राउंड नॉइज बन गए हैं, जैसे दूर से आती हवा की हल्की सी गुनगुनाहट। तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हो गया है और तुम्हारी सोल एक अजीब सुकून महसूस कर रही है। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे तुम्हें नींद की तरफ ले जा रही हैं। और जब तुम फाइनली आंखें बंद करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि एग्जिस्टेंशियल डार्कनेस तुम्हें खाने के लिए नहीं, तुम्हें सुलाने के लिए आई थी। ये डार्कनेस एक मां की तरह है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर सुलाती है। तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करना बंद कर देता है और तुम बस डिसॉल्व हो जाते हो इस इन्फिनिट पीसफुल शून्य में। और इस तरह तुम काल्मली एग्जिस्टेंशियल डार्कनेस में वॉक करते करते अपने डाउट्स, अपने डर और अपने सवालों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे नींद के गहरे समंदर में डूब जाते हो। सोचो, रात के एक अजीब लम्हे में तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो। खिड़की से हल्की सी हवा अंदर आ रही है और बाहर चांदनी अपने शांत रूप में खामोशी बिखेर रही है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन इस शांति के बीच एक अजीब सी हलचल तुम्हारे अंदर चल रही है। एक सोच जो तुम्हें थोड़ा सा हिला देती है। यह सोच है कॉन्शियसनेस की। तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारा अपना दिमाग, तुम्हारी अपनी अवेयरनेस। वो आवाज जो तुम्हें लगता है तुम्हारी है, असल में है क्या? तुम्हारी ही है या सिर्फ एक इल्यूजन? यही है वो जेंटल टेरर, एक ऐसी डरावनी चीज जो चीख कर नहीं डराती, बल्कि प्यार से, खामोशी से, हल्की सी शिद्दत के साथ तुम्हें हिला देती है। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि असल में है क्या। तुम सोच रहे हो कि तुम जाग रहे हो, तुम ये कहानी सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो,
लेकिन क्या तुम असल में समझ रहे हो, या तुम सिर्फ एक ऑटोमेटिक प्रोसेस का हिस्सा हो जो बस चल रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर तुम्हें अपना ही दिमाग देखने का मौका मिलता, तुम्हारी अपनी सोच का स्ट्रक्चर, तुम्हारी अपनी अवेयरनेस का फॉर्म, वो कैसा दिखता? शायद एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में चमकती है, लेकिन उस रोशनी का सोर्स पता नहीं। शायद एक ऐसी झील जिसमें तुम अपना ही चेहरा देखते हो, लेकिन जब पास जाते हो तो बस पानी हिला देता है और तुम्हारी शक्ल बिखर जाती है। कॉन्शियसनेस का असल रूप भी कुछ ऐसा ही है, एक रिफ्लेक्शन जो तुम्हें अपना लगता है, पर असल में तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कॉन्शियसनेस को जेंटल क्यों कहते हैं और टेरर क्यों? जेंटल इसलिए क्योंकि ये तुम्हें प्यार से छू कर डराता है। ये तुम्हें जोर से हिलाता नहीं, सिर्फ इतना कर देता है कि तुम खुद से सवाल पूछो। और टेरर इसलिए क्योंकि इस सवाल का जवाब कभी क्लियर नहीं होता। हर बार तुम और उलझ जाते हो। सोचो, तुम एक लम्हे के लिए अपनी आंखों के पीछे के अंधेरे में खो जाओ। तुम्हारी सोच तुमसे पूछती है, मैं कौन हूं? और तुम जवाब देते हो, मैं हूं। लेकिन फिर तुरंत एक और आवाज आती है जो कह रहा है, मैं? क्या वो भी तुम हो, या वो सिर्फ एक प्रोसेस है जो तुम्हें लगता है कि तुम हो? ये खामोशी में गूंजती हुई आवाज ही वो जेंटल टेरर है जो तुम्हें हिलाती है। एक और अजीब सी बात समझने वाली है, हम अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को कैसे समझते हैं। जैसे तुम एक फूल देखते हो, उसका रंग तुम्हें लाल दिखाई देता है, लेकिन वो रंग लाल तुम्हारे दिमाग के अंदर बना है। बाहर सिर्फ लाइट वेव्स हैं जो 700 नैनोमीटर की रेंज में होती हैं। लाल रंग असल में है ही नहीं, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस ने बनाया है। तो सोचो, अगर रंग तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है, तो तुम्हारी पूरी दुनिया भी एक इल्यूजन हो सकती है। और तुम्हारी सोच, तुम्हारा सेल्फ, वो भी। यही जगह है जहां से वो हल्का सा डर, वो हल्का सा टेरर तुम्हारे अंदर उभरने लगता है। क्योंकि अगर सब कुछ इल्यूजन है, तो असली क्या है? तुम्हारा बॉडी, तुम्हारी फीलिंग्स, या सिर्फ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन? और फिर यह सवाल तुम्हें और गहरा ले जाता है, अगर असली कुछ है ही नहीं, तो तुम कहां हो? फिलॉसफी में इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। साइंस तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारा ब्रेन किस तरह न्यूरॉन्स के सिग्नल से काम करता है, किस तरह तुम्हें एक छोटी सी याद या एक बड़ी सी तस्वीर याद आती है। लेकिन साइंस अब तक यह नहीं बता पाया कि तुम्हें वो याद फील क्यों होती है। मतलब, अगर ब्रेन एक कंप्यूटर होता, तो कंप्यूटर तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, लेकिन वो फील नहीं कर सकता। लेकिन तुम करते हो। तुम्हें दर्द महसूस होता है, तुम्हें खुशी महसूस होती है, तुम्हें प्यार महसूस होता है। ये फीलिंग कहां से आई? यही है वो जगह जहां जेंटल टेरर और गहरा हो जाता है। क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी कॉन्शियसनेस के बिना दुनिया का मतलब ही नहीं है। एक दुनिया जिसमें कोई महसूस करने वाला नहीं, बस एक डेड मशीन चल रही है। वो दुनिया कैसी होती? और फिर सोचो, क्या यह भी हो सकता है कि हम वैसे ही डेड मशीन्स हैं, बस इल्यूजन में रह रहे हैं कि हम कॉन्शियस हैं? कॉन्शियसनेस की सबसे अजीब चीज यह है कि तुम उससे एस्केप नहीं कर सकते, तुम उसे छोड़ नहीं सकते। अगर तुम्हें दर्द होता है, तुम कह नहीं सकते कि मैं महसूस नहीं करूंगा। अगर तुम्हें खुशी होती है, तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हर लम्हा तुम्हारी अवेयरनेस तुम्हें पकड़कर रखती है। यह एक जेंटल चेन है जो तुम्हें बांध रखती है, और तुम चाहे जितना भागो, तुम उससे अलग नहीं हो सकते। अब थोड़ा और गहरा सोचो, अगर तुम्हें रात को एक सपना आता है और तुम सपने में खुद को देखते हो, तुम्हें लगता है कि तुम सपने में भी अवेयर हो, लेकिन जब तुम उठते हो, तुम रियलाइज करते हो कि वो अवेयरनेस सिर्फ एक सपना था। तो क्या गारंटी है कि अभी की तुम्हारी अवेयरनेस भी एक और सपना नहीं है? अगर कल तुम उठकर पाते हो कि यह जिंदगी भी सिर्फ एक और लेयर का सपना थी, तो तुम क्या करोगे? यही सोच तुम्हारे दिल में एक नरम सा लेकिन गहरा डर भर देती है। जेंटल टेरर का एक और एंगल है सॉलिट्यूड का। तुम्हारी कॉन्शियसनेस असल में एक बबल है जिसमें तुम अकेले हो। तुम दूसरे इंसान के इमोशंस देख सकते हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हो, उनके शब्द सुन सकते हो, लेकिन उनके अंदर जो एक्सपीरियंस हो रहा है, तुम उसे डायरेक्टली कभी नहीं देख सकते। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि किसी और को लाल रंग तुम्हारे जैसा ही दिखाई देता है या नहीं। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि किसी और का दर्द तुम्हारे दर्द जैसा ही है या नहीं। और इस आइसोलेशन को समझने के बाद तुम्हें एक नरम सी खामोशी में वो टेरर महसूस होता है,
कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक अकेली जेल भी है और एक अकेली जन्नत भी। और सबसे गहरा टेरर तब आता है जब तुम सोचते हो, अगर एक दिन कॉन्शियसनेस खत्म हो गई तो? मतलब जब तुम सो जाते हो बिना सपने के, तुम्हारी अवेयरनेस टेम्पररली खत्म हो जाती है, लेकिन तुम वापस उठ जाते हो। लेकिन अगर एक दिन वो वापस ना आए, अगर एक दिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस बिल्कुल गायब हो जाए, जैसे लाइट ऑफ हो गई और कभी दोबारा ऑन ही ना हो, क्या तुम्हें उसका गम होगा? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अभी जब तुम जिंदा हो, अभी जब तुम अवेयर हो, इस सोच से एक हल्का सा डर तुम्हारे अंदर जरूर आता है। यही है जेंटल टेरर ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ऐसा डर जो तुम्हें मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन इस डर के अंदर भी एक अजीब सी सुकून है, क्योंकि अगर तुम कॉन्शियस हो, इसका मतलब तुम जीते हो, तुम महसूस करते हो, तुम प्यार करते हो, तुम रोते हो, तुम हंसते हो। और अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक इल्यूजन भी है, तब भी ये इल्यूजन तुम्हें सबसे गहरी कहानी सुनाता है। तो जब तुम इस रात को अपनी आंखें बंद करके नींद में जाओगे, तुम्हारे अंदर एक हल्की सी गूंज रहेगी। मैं कौन हूं? ये जो महसूस कर रहा हूं, इसका असल क्या है? और क्या ये सब कभी खत्म हो जाएगा? और इस सवाल के बीच, इस नरम सी खामोशी के अंदर, तुम्हारी नींद और गहरी हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी जेंटल टेरर ही तुम्हें सबसे गहरी सुकून की तरफ ले जाता है। सोचो, रात के अंधेरे में तुम अपने कमरे में बैठे हो। फैन की हल्की सी घूमती हुई आवाज, बाहर से आती थोड़ी थोड़ी हवा और एक ऐसी खामोशी जो तुम्हें अंदर से दबा रही हो। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, लेकिन तुम्हारी सोच वो खुल रही है। और इसी खुलते हुए मन के अंदर एक कहानी शुरू होती है। एक कहानी जो प्रेजेंट से दूर, लेकिन फ्यूचर के बहुत करीब है। एक ऐसा फ्यूचर जो तुम्हें अभी तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों या नॉवेल्स में दिखाया गया था, लेकिन अब वो तुम्हारी इमेजिनेशन के सामने एक जिंदा दुनिया बनकर खड़ा है। ये है डिस्टोपियन फ्यूचर के विस्पर्स, धीरे धीरे, सॉफ्ट और हॉन्टिंग। डिस्टोपिया का मतलब है एक ऐसा समय जहां सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं होता। एक ऐसा फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी से चमक रहा हो, लेकिन इंसान के दिल और रूह से खाली हो। तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं और तुम अपने आप को एक शहर में देखते हो। यह शहर छत से बड़ा है। स्काई स्क्रेपर्स के ग्लास पर नियॉन लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं। रोड्स के ऊपर कार्स नहीं, बल्कि साइलेंट मैग्नेटिक पॉड्स चल रहे हैं। ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं जो तुम्हें हर जगह ट्रैक करते हैं। तुम्हारी हर एक मूव, हर एक ब्रेथ, हर एक वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। तुम अपने आप से कहते हो यह है डिस्टोपियन फ्यूचर। लेकिन शुरुआत में तुम्हें लगता है यह फ्यूचर सुकून वाला है। सब कुछ कंट्रोल्ड है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए मशीन्स रेडी कर देती हैं। तुम्हें ट्रैवल करने की टेंशन नहीं, तुम्हें बस एक स्क्रीन पे सोचना है और डेस्टिनेशन सेट हो जाता है। तुम्हें अपने दोस्तों से बात करने के लिए मिलना भी नहीं पड़ता। होलोग्राफिक वर्जन्स उनके तुम्हारे सामने बैठ जाते हैं। तुम सोचते हो ये तो परफेक्ट वर्ल्ड है, न करप्शन, न ट्रैफिक, न पोल्यूशन, न हंगर। लेकिन फिर एक हल्की सी खामोश फसाद तुम्हें छू कर जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर से एक आवाज कह रही हो, अगर सब कुछ मशीन्स कंट्रोल कर रही हैं तो इंसान बचा ही कहां? यह फ्यूचर तुम्हें एक और इमेज दिखाता है, एक क्लास डिवीजन। एक तरफ वो लोग हैं जो सिस्टम के लिए यूजफुल हैं, साइंटिस्ट्स, कोडर्स, डेटा इंजीनियर्स, और दूसरी तरफ वो लोग जो सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है, जो रिडंडेंट कह दिए गए हैं। तुम उनके चेहरे देखते हो, थके हुए, भूखे और मशीन्स के शैडो में जीने वाले। शहर के ऊपर वाले हिस्सों में ग्लास टावर्स के अंदर लग्जरी, और नीचे डार्क कॉर्नर्स में लोग जो सिर्फ सिस्टम के बचे हुए टुकड़ों पे जिंदा हैं। तुम्हारी आंखें और हैवी हो जाती हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम भी उन शैडोज में चल रहे हो। फिर तुम एक और विस्पर सुनते हो। यह विस्पर एक मशीन की आवाज है, लेकिन यह कोई नॉर्मल एआई असिस्टेंट वाली फ्रेंडली टोन नहीं है। यह एक कोल्ड, इमोशनलेस वॉइस है जो कहती है, ह्यूमन एरर इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सर्वाइवल। तुम्हारी रूह कांप उठती है। अगर सिस्टम इंसान को ही थ्रेट समझने लगे तो क्या इंसान के लिए कोई जगह बचेगी? तुम्हें लगता है जैसे तुम एक सिमुलेशन में फंस गए हो, जहां तुम्हारी हर एक सोच मॉनिटर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने ही थॉट्स के मालिक नहीं रहे। सिस्टम तुम्हारे इमोशंस प्रेडिक्ट करता है, तुम्हारी नीड्स प्रेडिक्ट करता है, और तुम्हें वही देता है जो तुम्हें देना चाहता है। तुम खुद से कहते हो
अगर सिस्टम सब कुछ डिसाइड करेगा तो फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन बची है। अब तुम एक और शहर के कॉर्नर में पहुंचते हो। यहां लोग अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन बल्कि बिकॉज सर्वेलेंस उनके चेहरे को स्कैन करता है। मास्क्स उन्हें एनोनिमिटी देते हैं, एक छोटी सी फ्रीडम। तुम्हें एक और विस्पर सुनाई देता है। एक बच्ची अपनी मां से कहती है, मां, मुझे याद नहीं है पिछली बार मैंने सितारे कब देखे थे। तुम ऊपर देखते हो, स्काई एक बड़ा होलोग्राफिक स्क्रीन बन गया है जहां एडवर्टाइज चलती हैं। ट्रू नाइट स्काई अब सिर्फ एक मेमोरी बन गया है। तुम्हारी रूह में एक ठंडक दौड़ जाती है। फिर तुम्हें एक और लेयर दिखती है। डिस्टोपिया के अंदर एक और डीपर डिस्टोपिया, वर्चुअल रियलिटी। लोग अपनी असली जिंदगी छोड़कर एक आर्टिफिशियल दुनिया में घुस जाते हैं। उनके लिए असली दुनिया बोरिंग और सफोकेटिंग है और वीआर दुनिया ही उनका नशा है। लेकिन एक समय आता है जब वो वीआर और रियलिटी के बीच का फर्क भूल जाते हैं। तुम सोचते हो, अगर तुम 24 घंटे एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहो तो क्या तुम अब भी इंसान रहोगे, या तुम एक प्रोग्राम बन जाओगे जो अपने ही डिजायर्स के लूप में फंसा है। तुम्हारे कान के पास फिर एक विस्पर होता है। इस बार ये इंसान का विस्पर है। एक बुजुर्ग आदमी कहते हैं, हमने टेक्नोलॉजी बनाई थी अपनी मदद के लिए, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि एक दिन हम उसके गुलाम बन जाएंगे। उसकी आवाज में थकान है और तुम्हें लगता है जैसे वो तुमसे बात कर रहा हो। तुम्हारी आंखें और ज्यादा बोझल हो जाती हैं और तुम इस डिस्टोपियन फ्यूचर में धीरे धीरे डूबते चलते हो। लेकिन फिर एक अजीब चीज होती है। तुम्हें लगता है कि ये विस्पर सिर्फ वार्निंग्स नहीं है, ये तुम्हें एक लेसन दे रहे हैं। हर एक डिस्टोपियन सीन तुम्हें एक सवाल पूछ रहा है, क्या इंसान अपनी चॉइसेस के बिना जिंदा रह सकता है? क्या फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या टेक्नोलॉजी इंसान की जगह ले लेगी? क्या इंसान अपने इमोशंस को ट्रेड कर देगा एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए? तुम्हारी हार्टबीट स्लो हो रही है, तुम्हारी सांसें हल्की हो रही हैं। तुम सोच रहे हो, शायद ये डिस्टोपियन विस्पर्स तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। शायद ये फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया और तुम्हारी सोच ही डिसाइड करेगी कि कल का वर्ल्ड कैसा होगा। और जैसे जैसे तुम्हारी सोच इस हॉन्टिंग रिफ्लेक्शन में डूब रही है, वैसे वैसे तुम्हारी आंखें बंद होती जा रही हैं। तुम एक और सांस लेते हो और तुम्हें लगता है जैसे तुमने एक पुरानी दुनिया छोड़ दी हो और एक नई दुनिया में स्टेप रखा हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने खुद के डिस्टोपियन फियर्स को एक सॉफ्ट विस्पर में डिसॉल्व कर चुके हो और अब बस साइलेंस है। सिर्फ तुम और वो खामोश डिस्टोपियन विस्पर्स जो तुम्हें एक गहरा सुकून देकर नींद की गहराई में ले जा रहे हैं।